संवाद न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। मुफ्त की सरकारी घोषणाएं करने से पूरे देश को कितना नुकसान है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट लक्ष्य, जो कि जीएसटी और क्राइम के स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ बैठे हैं प्रोफेसर एस.के. भटनागर, जो कि कृषि विश्वविद्यालय में डीन रहे हैं और आजकल नोएडा में है। हमारे साथ बैठे हैं धर्मवीर कपिल जी, जो कि रिटायर आईएएस अधिकारी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। सभी पैनलिस्ट को दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से नमस्कार। आज का कार्यक्रम का मुख्य टॉपिक है, हम जिस तरीके से राजनीतिक घोषणाएं की जा रही हैं, राजनीतिक लोग पार्टियों द्वारा अलग अलग मुफ्त की घोषणाएं खासतौर से की जा रही हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट आ रहे हैं, किस तरह से समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से देश के साथ उस पर प्रभाव पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने सभी पैनलिस्ट के साथ। तो मेरा सबसे पहला सवाल मैं भटनागर जी से लूँगा कि जिस तरीके से मुफ्त की घोषणाएं की जा रही हैं और अलग अलग पार्टी से लगभग सभी पार्टियां मुफ्त की घोषणाएं कर रही हैं, इससे हमारे सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके हिसाब से? 2000 धन्यवाद। एक सरकारी तंत्र में नौकरी करने के बाद जी मेरा ये अनुभव है कि राष्ट्रीय पार्टी हैं या क्षेत्रीय पार्टी हैं जो इस तरीके की फ्रीबीज घोषणाएं करती हैं समय समय पर प्रलोभन देने के लिए, ताकि अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। ये फ्रीबीज बेहतर हो कि वो ये बताएं कि किस माध्यम से वो फ्रीबीज दे रहे हैं। जो माध्यम है वो निश्चित रूप से वो है जो एक आम जनता, मध्य वर्ग या निम्न वर्ग टैक्स के रूप में सरकार को अदा करता है। जी कोई पार्टी इस तरीके की चीज को अपने व्यक्तिगत धन से या अपने व्यक्तिगत संचित कोष से प्रदान नहीं करती, पहली चीज तो ये। और समाज का पैसा जो देश के हित में लगना चाहिए या देश की प्रगति में या तरक्की में लगना चाहिए, उस पैसे को इस प्रलोभन के लिए इस्तेमाल करना नैतिक तौर पर भी गलत है और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज है। जी अब जैसा कि अभी प्रोफेसर भटनागर ने बताया कि दोनों राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर ये दोनों तरह एक शर्मनाक घोषणा होती हैं। मैं एडवोकेट लक्ष्य जी आपसे सवाल मेरा है कि क्या जिस तरह ये घोषणाएं की जा रही हैं, इनका बाद में कोई कानूनी, मान लीजिए घोषणाएं तो कर दी, उस लालच में जनता ने वोट भी आकर के दे दिया और फिर वो उसको पूरी तरह से अनुपालन न कर पाए, उस बात का उसको क्रियान्वयन न कर पाए, तो इस तरह की चीज़ों पे फिर क्या उन पर कोई कानूनी धाराएं लगनी चाहिए या धोखाधड़ी, या जैसे एक तरह से जनता के साथ धोखाधड़ी हुई, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इन घोषणाओं पे चुनावी टाइम के पास जब ये घोषणा पत्र बनते हैं तो कुछ वेलफेयर स्कीम के लिए सरकार बनाने से पहले जो चुनावी ये हथकंडे हैं ये सभी पार्टियां अपनाती हैं जी कि हम चुनाव जीतने के बाद ये फैसिलिटीज देंगे, ये कार्य करेंगे, ये फ्री देंगे, कुछ देंगे, कुछ सत्ता करेंगे, ताकि पार्टियां उचित अपना एक किसी को मुफ्त देने की घोषणा करी तो दूसरी पार्टी ने दूसरा आर्टिकल। अब ठीक है, धर्मवीर कपिल जी इस वक्त फोकस में हो जी। एक्चुअली क्या है कि चुनाव पे कोई ऐसा नहीं है, तो चुनाव पे कोई कानून हुआ जीतने के बाद यदि ये पालन नहीं करते, इनफैक्ट न्यायालय में जाया जा सके या इनके विरुद्ध पार्टी को न्यायालय में बाधित किया जा सके। ये घोषणा चुनावी जीतने के लिए की है और वास्तव में चुनाव जीतने के लिए चुनावी पार्टियों को ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए जो समाज के वेलफेयर के लिए हो,
देश के वेलफेयर के लिए हों और जो वास्तविक हों। जी ऐसा नहीं है कि आपने इतनी जनसंख्या हमारे देश में है कि उनको 1500 रुपये देंगे या 2000 रुपये पर मंथ देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। ये सारा का सारा पैसा जो मीडियम या अपर टैक्स पेयर लोग हैं उनके से जाता है और उसके बाद कुछ घोषणाओं का जो पालन करती है सरकार, बाद में उनका मिसयूज होता है। कोविड के बाद आप देख लो, जो फ्री राशन अरबों जा रहा है, कुछ लोग जो वास्तव में गरीब है वो तो उसका यूज करते हैं, नहीं तो लोग बेचते हैं। और ऐसे ऐसे लोग पात्र है, ऐसे ऐसे लोग उस घोषणाओं का फायदा उठा रहे हैं जी जो उसके पात्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेकर के बाजार में बेच देते हैं। तो इन घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं। इसलिए निर्वाचन आयोग को, सरकार को या हमारे जो न्यायालय है ग्रिड के माध्यम से उन पर अंकुश लगना चाहिए, कानून बनना चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे एडवोकेट होने के नाते ये सवाल है कि क्या इस पे चुनाव आयोग या न्यायपालिका या कार्यपालिका को किसी तरह का कोई अंकुश लगाने की या लिमिटेशन निर्धारित करने को चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका है सरकार। घोषणा करती है न्यायपालिका में। लक्ष्य जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हेलो, हाँ, अब क्लियर है। अब आ रही है? हाँ, क्लियर है। हाँ, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 226 तो हाई कोर्ट के लिए और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहता है कि किसी भी विषय पर, किसी भी वेलफेयर पे PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकती है। यदि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हो तो मैं समझता हूँ इस समस्या का कोई ना कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ हल निकाला जा सकता है और वो चुनाव आयोग को और जो चुनाव में पार्टी आती है उनको कोई गाइडलाइन जारी करे कि एक सीमा से बाहर घोषणा नहीं की जा सकती। ये तभी संभव है क्योंकि पार्टी आपस में सब घोषणा, कोई पार्टी एक दूसरे को इस विषय पे बस नहीं इसकी आलोचना कर रही, ये समस्या है। तो ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, कुछ PIL पड़े जी, या चुनाव आयोग लिमिटेशन दे सकता है, चुनाव आयोग कुछ कर सकता है। जी। मेरा अगला सवाल धर्मवीर कपिल जी से है। धर्मवीर कपिल जी, जैसे एडवोकेट लक्ष्य ने बताया कि घोषणाएं कर दी जाती हैं फ्री की, मुफ्त की, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद उधर 2% कुछ घोषणाएं करी, इधर 4% टैक्स बढ़ा दिया जाता है पब्लिक पर। तो एक तरह से क्या ये सिर्फ जनता को धोखा देने वाली बात नहीं है कि इधर से लिया उधर से दुगना वसूल लिया? आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो फ्री बीज वाला गेम चल रहा है जी, ये अनलिमिटेड यदि उसी तरह से चलता रहा तो एक दिन ये आएगा कि कमाने वाले कमाते रहेंगे और बैठ के खाने वाले खाते रहेंगे। जी। दूसरा ये, जैसे अभी ये बात आई थी कि वो फ्री का कुछ मिलता है तो जितना सरप्लस हो जाता है वो बाजार में आ जाता है। दूसरा बात एक और है कि इनकम टैक्स या किसी तरह के टैक्सेस के माध्यम से जो पैसा संकलित उसमें पहुंचता है एक्सचेकर में, वो पैसे का उपयोग उसी आत्मा को जिस उद्देश्य से वो इकट्ठा हुआ है उसी में उसको लगना चाहिए। वेलफेयर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ लोगों को निठल्ला बना दो, कुछ लोगों को घर बैठ के, हाँ कोई गरीब है उसे ज़रूरत है किसी चीज़ की, आप अस्पताल फ्री करिए, आप एजुकेशन फ्री करिए, ये कुछ समझ में आता है। लेकिन आप घर बैठे लोगों को इस तरह से बांटो, ये फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, अभी तक का मूल्य भी माफ हो गया, ये सारी चीज़ें जगह। अभी हमारे वकील साहब ने बताया, मैं वकील तो नहीं हूँ, ना मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, लेकिन थोड़ा सा विषय का शौक भी है, मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे ऐसा शक है, जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि इसमें पब्लिक लिटिगेशन हो सकता है। पब्लिक लिटिगेशन का ये केस नहीं बनेगा, क्योंकि पब्लिक लिटिगेशन में आम तौर पर या एट लार्ज पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। इसमें आधी पब्लिक तो वही है जिनको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में जाएंगे तो कोर्ट ही ये कह देंगे कि नहीं भाई, इसमें तो आधे से ज़्यादा पब्लिक ही तो किया जा रहा है। तो
कि पब्लिक का इंटरेस्ट वाला लिटिगेशन इसका वक्त है नहीं लग पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि इनकम टैक्स देने वाले लोग इस पर एतराज करें और ये कहें कि हमारा पैसा हार्ड एंड मनी इस पर्पज नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट इसको मैनिपुलेट करती है। और गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करने का अधिकार भी कैसे प्राप्त होता है कि वो हमारा पैसा अलग फंड में नहीं जा रहा, कि जिस उद्देश्य से पैसा आया उसमें जाए। जैसे रिलीफ फंड का पैसा रिलीफ के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया रिलीफ फंड में जाता है, वो रिलीफ में ही काम इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये जो सब तरह से पैसा टैक्सेस के माध्यम से गवर्नमेंट के पास संचालित होता है तो आम बजट में चला जाता है और आम बजट को खर्च करने का अधिकार पार्लियामेंट को मिल जाता है। ऐसी स्थिति में वो इसका दुरुपयोग करने के अधिकार उनको मिल जाता है, जिसमें कोर्ट भी बहुत हस्तक्षेप नहीं कर पाती। यदि ये हो जाए कि इस पर्पस के लिए ये जो इलेक्शंस है या इस तरह से प्रसन्न करने के लिए लोगों को जो बांटा बूटी हो रही है उसका कोई क्लासिफिकेशन हो जाता है, वहाँ इनके पर कतर लिए नियम ही बन जाए कि ऐसा नहीं हो सकता, तभी ये संभव है। नहीं तो जो आज की परिस्थिति है उसमें लीगल कोई रास्ता इसमें नहीं है। जी जी। एडवोकेट इलेक्शन जी, मैं इस विषय पर ये जानना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि निर्वाचन आयोग इस विषय पर कड़ाई बरत सकता है, अंकुश लगा सकता है। आपको याद होगा पूर्व में देश के पूर्व निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन साहब ने एक जिस समय कमान कसी थी और शिकंजा कसा था इन राजनीतिक दलों पर, तो ये सभी के सभी जैसे गांव में कहते हैं कूड़ में आ गए, यानी एक रास्ते पर आ गए थे। और जो अनर्गल प्रचार होता था, जो अफवाह होता था और जो चुनाव का खर्च होता था उसका हिसाब किताब देना, ये सारी बातें उस समय पर आ गई थी। लेकिन उस समय पर भी या तो ध्यान नहीं गया होगा। अब उसके बाद में जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बढ़ती हैं तो इसकी मार मध्यम वर्ग पर सर्वाधिक पड़ती है। क्या ये ठीक कह रहा हूं मैं? तो टैक्स भी वही दे रहा है और सर्वाधिक मार भी वही खा रहा है। तो ये जो निर्वाचन आयोग है, क्या चुनाव से पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कर सकता है या नहीं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उस दिन से सारा कार्यपालिका का जितना भी वर्क है, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, गाइडलाइंस है, वो सारे चुनाव आयोग को उसके प्राधिकार मिल जाते हैं। उसमें सरकार का दखल नहीं होता। सेंटर में चुनाव है तो केंद्र सरकार का दखल नहीं होता, और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव है तो स्टेट गवर्नमेंट का दखल नहीं होता। उस समय के लिए जिस समय से घोषणा हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाती है, उस समय से तब तक जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर हो। तो उस बीच यदि किसी पार्टी ने कोई अपने घोषणा पत्र में कोई ऐसी घोषणा की है जो देश विरुद्ध है या समाज के विरुद्ध है या चुनाव आयोग की निगाहों में वो वेलफेयर स्कीम नहीं है बल्कि चुनाव जीतने का एक हकंडा है, तो चुनाव आयोग उस पर अपनी गाइडलाइन, अपनी डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को टी.एन. शेषन की तरह से बहुत अपने पावर का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा और उसको सख्त रूप से पार्टियों पर ऑर्डर देके या गाइडलाइन जारी करके उसका एग्जीक्यूशन कराना होगा, उसका पालन कराना होगा। तब जा करके ये कुछ घोषणाएं चुनाव आयोग रोक सकता है। बेशक अपने घोषणा पत्र में दे दिया हो, लेकिन यदि चुनाव आयोग This program is sponsored by कोटपाल अस्पताल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर एवं पैथोलॉजी लैब करने से रोक सकता है। ऐसा है, चुनाव आयोग के पास अधिकार है। जुड़ा हुआ सवाल ये था इसमें कि इसकी जो मार है वो सर्वाधिक मध्यम वर्ग पर पड़ती है, क्योंकि टैक्स पेयर वही करदाता वही है। हाँ, नहीं वो बात सही है कि मध्यम वर्ग पे पड़ती है, लेकिन इसका समाधान की बात कर रहे हो ना आप। समाधान अभी बताया कि समाधान दो तरीके से संभव है। यदि या तो न्यायालय कोई हस्तक्षेप करे, और न्यायालय यदि हस्तक्षेप नहीं करती या न्यायालय में कोई लिटिगेशन मेंटेनेबल नहीं, मान लो अभी भाई साहब ने बताया
कि PIL नहीं हो सकती। न्यायालय में यदि कोई दायर कर दे मुकदमा और न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेती, तो फिर हमारे पास चुनाव आयोग के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन चुनाव आयोग की भी अपनी गाइडलाइन है, अपनी लिमिटेशंस हैं। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव आयोग नहीं करता। जनरली चुनाव आयोग यदि सख्त हो, TN सेशन ने किया ना, सारी व्यवस्थाएं बदली ना TN सेशन में, बूथ कैप्चरिंग होती थी, सब दुनिया भर की अपनी पावर को TN सेशन ने समझा और वो किया। तो यहाँ भी इस घोषणा को भी चुनाव आयोग ही कर सकता है। मध्यम वर्ग तो तेरा मध्यम वर्ग क्या करेगा इसमें? मध्यम वर्ग से सरकार ने टैक्स ले लिया, उस टैक्स को सरकार वेलफेयर स्कीम में किस प्रकार खर्च करे, ये सरकारों का काम है। तो सरकार यही तो करती है। चुनाव आयोग चुनाव के समय घोषणा करती है, भाई चुनाव के समय अभी आप बताया एजुकेशन बहुत बढ़िया बात, इसमें करे, लेकिन फ्री लैपटॉप देना, मोबाइल देना, पैसा देना और स्कीम्स देना, साइकिल देना, ये सारी की सारी स्कीम वास्तव में समाज को निठल्ला बनाती हैं और इन पे कोई ना कोई अंकुश चुनाव आयोग द्वारा लगना ही चाहिए। मेरा अगला कुछ नहीं कर सकता। मेरा अगला सवाल प्रोफेसर भटनागर जी से है। जिस तरह से अभी एडवोकेट लक्ष्य ने बताया कि स्कीम लगातार दी जा रही है, साइकिल, लैपटॉप और इस तरह से दे रहे हैं, तो क्या इससे सामाजिक भेदभाव नहीं बढ़ रहा है आपस में एक दूसरे के बीच में? क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जो हमारी परिस्थिति है राजनीतिक परिवेश में, अगर उसे देखें तो हम लोग लगभग श्रीलंका में पैदा हुई अजीब गरीब स्थिति की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जब हम किसी को फ्रीबीज देते हैं या इस तरीके की फर्जी घोषणाएं करते हैं, जो हमारे संचित धन, जो बड़ी मेहनत से कोई भी सर्विस पेशा हो या बिजनेस वाले लोग हों जो टैक्स के रूप में जमा करते हैं, उसके दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। उस धन के दुरुपयोग के साथ एक तरफ तो हम धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उन लोगों को बिल्कुल नाकारा और निठल्ला और इस मानसिकता का बना रहे हैं कि हम तो घर बैठे हमें सब चीज़ें मिल रही हैं, फ्री की बिजली। यहाँ संपादक जी का ने जो प्रश्न किया था उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी हाल ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बक्सर क्षेत्र में वहां महिलाओं को लगभग 51 करोड़ रुपए की राशि बांटी है। क्योंकि 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस प्रकार से वो किस मद में बटी है, कैसे बटी है, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर का तो मंच बना और उसके दोनों तरफ पब्लिक थी और वहाँ पैसा बांटा गया। इसकी वीडियो भी जो है वो वायरल हो रही है, वो भी देखी जा सकती है। तो इस तरीके से जो ये बंदर बाट है चुनाव के मौके पर, तो क्या ये एक ऐसा संदेश नहीं देती कि आप वोट को खरीद रहे हैं? ये बिल्कुल सही है। अभी वकील साहब ने कहा था हमारे कि इसका इलाज है। TN सेशन बिल्कुल सही व्यक्ति था, उसने अपने अधिकारों का ठीक से उपयोग किया और सबके नाक में नकेल डाली और सबको ठीक किया, ये बताया कि चुनाव आयोग होता क्या है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, किसी को कह दो अटेंशन, खड़े हो जाओ, वो अटेंशन 5 मिनट अटेंशन रहता है, फिर धीरे धीरे उसी अवस्था में आ जाता है। तो हमारा चुनाव आयोग भी अभी वो वापस उसी अवस्था में पहुंच गया है जो TN सेशन से पहले की अवस्था थी। क्या चुनाव आयोग को ये दिखाई नहीं देता? जो हमारे वकील साहब को दिख रहा है, जो हमारे इस कार्यक्रम को आयोजन करने वालों को दिख रहा है, भटनागर जी को दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता? चुनाव आयोग हमसे ज़्यादा प्रबुद्ध व्यक्तियों का समूह है, उनको दिखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। वो क्यों जबरदस्ती बनने लगाते? वो क्यों नहीं पूछते कि ये चुनाव के मौके पर ये व्यवस्था कैसे आई और क्यों आई, और हम इसको आचार संहिता का या चुनाव के बारे में की गई एक कदाचार मानते हैं और इसको निरस्त करते हैं और ये नहीं होगा। क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग कमजोर है या फिर सत्ता पक्ष में जो पार्टी है उसके दबाव में है? नहीं, दबाव जैसी बात हमारे पास सबूत नहीं है कहने का, लेकिन उनकी कमजोरी का सबूत हमारे सामने स्पष्ट है। हम कमजोरी का आरोप उनके ऊपर सीधे हम लगा रहे हैं। वो किसी के साथ मिल गए हैं या नहीं मिल गए हैं, इसका सबूत हमारे पास नहीं, लेकिन उनकी कमजोरी का सबूत साफ साफ दिख रहा है। दे मस्ट टेक एक्शन।
डू दे हेजिटेट? दे शुड कम आउट. अपने शेल में घुसे हुए बैठे. ये देश के लिए, देश के हित कर नहीं है. देखिए, इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम जितने मध्यम वर्ग के मतदाता हैं या सभी मतदाता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव आयोग को आगाह करें चुनाव से पहले कि ये इस तरह से जो पार्टियां ये फ्री बीज वाली जो स्कीम लॉन्च करती हैं ये बेकार है, और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव आयोग को साइट पे, ईमेल साइट पे, उनकी फोन पे या लेटर के माध्यम से चुनाव आयोग को पूरा देश, मध्यम वर्ग जो टैक्स पेयर, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को कहे. हो सकता है चुनाव आयोग की आँख खुले कि हमें ये करना चाहिए. एक्चुअली हम भी क्या करते हैं कि जब चुनाव आता है अपना घरों में बैठ जाते हैं, वोट नहीं देने जाते, इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं. ये कहीं ना कहीं आम नागरिकों की भी तो है, हमारी भी है. हम देखिए, सरकार को हम चेता ही नहीं रहे. सरकार तो अपना चुनाव घोषणा क्यों की? तब देखिए, सरकार कहाँ से बनती है? सरकार बनती है वोट से. वोट किसके पास है? नीचे तबके के पास. वही वोटिंग कास्ट करता है, वही ज़्यादा वोट देता है. हम अपने घरों में बैठे रहते हैं. अब बाद में हम ये डिबेट करते हैं कि हाँ साहब ये हो गया है तो फ्री बांट दी, मीडियम वर्ग वालों को नुकसान हो गया. अरे एक बात होता है, मीडियम तबका जाग कहाँ रहा है? सो रहे हैं मध्यम वर्ग. या तो हाई अथॉरिटीज वाला वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं. लोअर कोर्ट क्या है? लोअर तबका जो बहुत छोटा है उसको फ्री की रेवड़ी मिल रही. अब आएगा बीच वाला जो मध्यम वर्ग है, वो सो रहा है पड़ा हुआ. वो डिबेट तक सीमित है. अरे इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आंदोलन करें या चुनाव आयोग को भेजें, लेटर भेजें, और मध्यम वर्ग जब जाग जाएगा ना तो ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा. सारी सरकारी जितनी भी ये पार्टियां हैं आपस में बैठ कर के और ये बेवकूफ़ बनाती है कि भैया ये कर दो, तुम कुछ कर दो, तुम कुछ कर दो. क्यों नहीं आपस में पार्टियां बैठ करके इस मसले को हल करती? तो ये कहीं ना कहीं दबाव बनाना पड़ेगा, और दबाव मध्यम वर्ग ही बना सकता है. धर्मेंद्र कपिल जी, प्रोफेसर एक बात कहूंगा वकील साहब, सत्ता किसी की भी ले आओ, आप रोज बदल लो, ये सारे वही चेहरे, वही अपना स्वार्थ सारे वही करने लगते हैं. क्या आज हमारी भाजपा यही नहीं कर रही? नहीं, मैं भाजपा को व्यक्त कर रहा हूँ. देखिए, ऐसा है सर कपिल जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें जागना पड़ेगा, अपने अधिकारियों को जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. दिनकर ने ये कहा था, नृप समाज मदांध अधिकारी है, और ये सब उठार के अधिकारी मानते हैं. उसी के अधिकारी हैं, वही काम हाथ में. और कुठार क्या है? वो वोट है. आज के ज़माने में हथियार हमारे पास वोट ही है, उसी से इनका इलाज करना चाहिए. ये बात सही है. अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने कहा हथियार वोट है ना. जब ऊपर वाले तो सरकार, ऊपर वाले जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है उनको तो सरकार वैसे फायदा देती है, और जो नीचे तबके वाले हैं उनको फ्री बीज देती है. अब बचा कौन? हम और आप, बीच वाले. हम और आप डिबेट तो करते हैं, चुपचाप सो जाते हैं. हमने अधिकारियों, अब जब तक दबाव नहीं पड़ने का मध्यम वर्ग के साथ यही व्यवस्था रहेगी. इसलिए हमें इनको जगाना होगा. मध्यम वर्ग जब तक सोता रहेगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगी व्यवस्था. हमसे वोट तो ले लेते हैं, ये बाद में ध्यान नहीं रखते. क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता. प्रोफेसर एस के भटनागर जी, आप कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में आप यहाँ डीन रहे हैं और आप किसानों के बीच में रहे हैं. आप भली प्रकार से जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो किसानों के ऋण माफ करने की बात आती है, उनको लीज दिए जाने की बात आती है, छूट दिए जाने की बात आती है, खाद में हो, डीजल में हो, दूसरी चीजों में हो. लेकिन जैसे ही चुनाव का पटाखा होता है, आप सरकार बन जाती है तो वही ट्रैक्टर करके ले जाते हैं, किस्त नहीं दे पाता है किसान. तो ऐसे आज सामने आती है. तो क्या ये जो प्रलोभन है ये किसानों को और आम आदमी को मरने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? उसका ये जो प्रलोभन है. आपने बिल्कुल सही कहा सागर जी. दरअसल जो किसानों की समस्या है उसका मूल कारण हमें खोजना होगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ऋण माफ़ करना, ये करना, तो अगर आप विस्तृत तौर पर देखें तो किसानों के परिवार से जो उनकी अगली जनरेशन है
वो भी वाइट कॉलर जॉब के प्रलोभन में अपनी किसानी को, अपनी खेती बाड़ी को अपने उद्देश्य से भटक करके शहरों की तरफ का रुख कर रही है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अनुदान सरकार से उनको ऋण के रूप में या बिना किसी ब्याज के जो ऋण बैंक इनको बांटती हैं, ये देखना ज़रूरी है कि उस ऋण का उपयोग वो किस रूप में करते हैं। अधिकांश जगह पर उसका सदुपयोग नहीं हो पाता और नतीजा क्या है कि अगर कृषि के लिए कोई ऋण दिया गया है और वो कृषि में उपयोग ना हो करके किसी और मद में इस्तेमाल हो रहा है और जब उसको वापस करना होता है तो निश्चित रूप से क्योंकि कृषि से उसने आय नहीं की, इसलिए उसको ऋण को अदा करने में भी बहुत दिक्कत आती है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत विस्तृत तौर पे किसानों ने सुसाइड किया। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार किसान ऐसी कंपनियों के प्रलोभन में आकर के ऐसे बीज ले लेते हैं जिसमें वो अनुदान खर्च हो जाता है और वो बीज इस तरीके की फसलों का होता है कि 1 साल के बाद दोबारा उसे फिर बीज खरीदना पड़ता है, अपने आप बीज पैदा नहीं कर सकता। और नतीजा क्या है कि पहले किसान अपने फसल का बीज अपने आप पैदा कर लेता था, उसको रखता था, एक 10% 20% फसल के बीज बचा करके रखता था और अगले साल उसको उगा लेता था। अब इन ऋण के माध्यम से उसने बाहर से या मल्टीनेशनल कंपनी से खरीदना शुरू कर दिया और नतीजा क्या है कि उसके पास जो संचित बीज थे या रिसोर्स था वो खत्म होता चला गया। अब प्रोफेसर भटनागर, सागर जी का मेन सवाल यही है कि पहले दे देते हैं, स्कीम ला दी, लोन ले लो, ये ले लो, उसके बाद जब किसान ओवरड्यूज कर जाता है उसके बाद वो आत्महत्या करने में मजबूर। यही तो इनका सवाल है कि इस तरह की स्कीम जो मुफ्त की स्कीम देते हैं, आप ये ले लो, ये ले लो, तो उसके बाद ही ये सारा सिस्टम चालू होता है। और यदि शुरुआत में इसको कंट्रोल किया जाए, दिया ही उतना जाए, जैसे कि अभी मुफ्त की स्कीम वाला चल रहा है, तो यदि दिया ही उतना जाए, जैसे केंचुआ पालन में, मत्स्य पालन में सबसे ज़्यादा धांधलेबाजी होती है, कोई पालते हैं नहीं, बीच में कमीशन होता है सरकारी लोगों का और किसान भी खुश और सरकारी कर्मचारी भी खुश, लेकिन चूना सरकार को लगा रहे हैं। और टैक्स जो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा दे रहा है उसकी दुर्गति हो रही है। वो या तो मकान की किस्त में और कार की किस्त में बेचारा इलझ के रह रहा है, दिन रात पिस रहा है इस चक्कर में। तो ये मुफ्त की रेवड़ियों का मौज कोई और ले रहा है, यही इनका सवाल था। तो दिक्कत यह है कि इस तरह से कैसे रोका जाए। और क्योंकि एडवोकेट लक्ष्य ने बताया कि चुनाव आयोग ही इसमें कुछ कर सकता है, PIL इसमें कुछ कर नहीं सकती और न्यायपालिका अपना आप कोई कानून ला नहीं सकती। तो कुल मिलाकर के ये है कि जनता को अपना आप में ही करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा एडवोकेट लक्ष्य के हिसाब से भी। और मेरे ख्याल से सभी यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबका यही मानना है कि यदि अब खुद जागरूक होंगे तो इसमें कुछ होगा, नहीं तो सरकारें तो सब मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगी और हमारे ऊपर ही टैक्स लाती जाएंगी और जनता को ही पीसती जाएगी। आज मैं पूरी अपने डिबेट का यहीं पर समाप्त करता हूं। और आज जैसा कि सभी पैनलिस्टों ने अपने एक साथ कहा कि चुनाव आयोग ही कुछ कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज है नहीं। लेकिन राजनीतिक दलों को देश हित को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मुफ्त की स्कीमों को एक लिमिट तक तो लें, लेकिन यदि उसके बाद होगा तो आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा और जिसके बाद आम आदमी अपना आप में उठेगा। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इसी चक्कर में पड़ जाएंगे और वोटर उनका बट जाएगा। और जब वोटर बटेगा तो नेचुरल है दबाव बढ़ेगा, वोटर बटेगा तो सरकारें पलटेंगी, तख्ते पलट भी होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं सभी राजनीतिक दलों को कि मुफ्त की स्कीम का लगातार इतना खुला उपयोग ना करें कि वो बाद में एक दबाव बन जाए। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात। सभी पैनलिस्टों को मेरी तरफ से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।